हाय गाइस, आज अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है उसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी की पूरी जो है कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंड करती है। कूलम्ब्स लॉ वैसे सिंपल सा लॉ है जो नॉर्मली हर किसी बच्चे को पता रहता है, लेकिन आज हम कूलम्ब लॉ से संबंधित कुछ अलग प्रकार से इसको पढ़ेंगे तथा इसको किस परिस्थिति में किस टाइप से यूज़ किया जाता है वो आज सीखेंगे। कि अगर जैसे दो चार्जेस है उनके बीच में अपन मीडियम फील्ड कर लें तो फोर्स कितना लगेगा, अगर मीडियम को पार्शियली फील्ड करें तो फोर्स कितना लगेगा, etc एट्सेट्रा। जो भी अपन इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं। जनरली कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि यदि कोई दो चार्जेज है Q1 एंड Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान लीजिए r डिस्टेंस है, तो दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल और बीच की जो डिस्टेंस होती है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जनरली कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। यानी कोई दो चार्जेस है उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा या तो वो एट्रैक्टिव टाइप का फोर्स रहेगा या रिपल्सिव टाइप का फोर्स रहेगा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्जेस पे। अगर दोनों चार्जेस जो है वो सेम नेचर के यानी दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो इनके बीच में रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा। साथ ही यदि ऑपोजिट नेचर के एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण होगा। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण जो हो रहा है यानी अट्रैक्शन रिपल्सन जो हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है वो और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स को अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए कूलम्ब्स ने ये लॉ दिया कि जो फोर्स लगेगा वो चार्जेस की क्वांटिटी के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दोनों को अपन कंबाइन करें तो इस टाइप से लिख पाएंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट यूज में लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है स्टैंडर्ड है, इसको KE से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये कांस्टेंट जो है वो फिक्स नहीं है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा है उसके हिसाब से कांस्टेंट वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है इस फोर्स को आप वैक्यूम के लिए और मीडियम के लिए अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यही वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में अगर यही फॉर्मूला अपन को वैक्यूम के लिए यूज़ करना है या मीडियम के लिए यूज़ करना है, अगर इसको वैक्यूम के लिए यूज़ करना है तो K की वैल्यू अपन को ये रखनी होती है। यहाँ पे मैंने K की वैल्यू ये रखी है, ठीक है। अगर इसको मीडियम के लिए यूज़ में लेना है तो अपन इसकी वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको वैक्यूम की परमिटिविटी कहते हैं और यहाँ पे जो एप्सिलॉन R है वो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। तो मीडियम के लिए ये फॉर्मूला इस तरह से यूज़ में लेना है, वैक्यूम के लिए इस तरह से लेना है। यहाँ पे एप्सिलॉन R है इसको मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे दोनों जो चार्जेस है इसको पानी में रखोगे या फिर और किसी जगह रखोगे तो उस हिसाब से कितना फोर्स लगेगा। तो मीडियम में फोर्स के लिए ये और वैक्यूम में फोर्स के लिए अपन इस तरह से दो फॉर्मूले बना सकते हैं। अब ये जो इन दोनों में आपस में रिलेशन देखें तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि FM जो है इसमें ये जो है पूरा का पूरा जो है ये इसके जैसा है, तो इसकी जगह मैं F0 लिख लेता हूँ और नीचे एप्सिलॉन R। यानी अगर दो चार्जेस है Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R है
तो वैक्यूम में उसमें जो फोर्स लगता है वो एफ नॉट लगता है और मीडियम में लगेगा एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से अपन ये फोर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा, तो अपन जो है इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर इस तरह से लिखे ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं दिखता, ये और ये दोनों जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ थी वैक्यूम की कंपैरिजन में मीडियम में ये वाली लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो जनरली अपन जब भी दो चार्जेस को अपन मीडियम में रखते हैं तो दोनों चार्जेस के बीच की जो लेंथ होती है वो इफेक्टिवली बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसको अपन इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, ठीक है। यानी होता क्या है, जैसे ये दो चार्जेस है, ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। अब इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स और इनको मीडियम में रखने पर जो फोर्स लग रहा है उसमें अपन एक रिलेशन बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे मीडियम रख दिया अपन ने, मान लीजिए यहाँ पे कोई मीडियम रख लिया और जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आ रहा है, तो ये वाली लेंथ जो है जब भी इसके बीच में अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपन नॉर्मली जो है वैक्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ में ले सकते हैं, और लेकिन आर की जगह अपन को ये चीज़ लगानी पड़ेगी, ये जो डिस्टेंस है वो आर नहीं लेनी है, इस आर की जगह अपन को यूज़ में लेना है आर रूट एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू यूज़ में लेनी है। तो इस प्रकार मीडियम डालने से ये वाली जो लेंथ है वो इफेक्टिवली आर एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन किसी मीडियम के अंदर जब भी दो चार्जेस को रखोगे तो उसके लिए इस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अपन थोड़ा एक दो केस देखते हैं ताकि ये फॉर्मूला जो है अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ये Q1 ये Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे वैक्यूम है यानी निर्वात है, तो इस दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो ये रहेगा और K की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। अब मान लीजिए ये दो चार्जेस है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, ये Q1 है ये Q2 है, यहाँ पे कोई मीडियम भरा हुआ है और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, बीच में कोई मीडियम है इनके जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कर लिया, R की जगह इसकी इफेक्टिव लेंथ लेनी है। इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, R ये होती है, ये लेंथ ले, तो अब जो है ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू Q1 Q2, इसको जब भी खोलोगे तो ये R स्क्वायर एप्सिलॉन R हो जाएगा, यानी ये वैसा हो जाएगा जैसा अपन जनरली उस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये जो मीडियम है, ये मीडियम सिर्फ इतने पोर्शन में भरा हुआ है, सिर्फ इतने पोर्शन में मीडियम भरा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, वही डिस्टेंस मान लीजिए R है, यहाँ पे ये जो मीडियम है वो T थिकनेस तक भरा हुआ है और ये जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
एप्सिलन आर है। तो अब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो अब इनके बीच में फोर्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे कि Q1 Q2 बाय। अब इसमें डिस्टेंस का क्या करना है, डिस्टेंस जो भी है वो डिस्टेंस अपन को अलग अलग टाइप से देखनी है कि कितनी जगह पे मीडियम है, कितनी जगह पे वैक्यूम है, ठीक है, क्योंकि मीडियम क्या करता है, लेंथ को इफेक्टिवली बढ़ाता है, ठीक है। तो इस जगह की वैसे लेंथ तो कितनी है, इस जगह की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो t है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी इस जगह की, t एप्सिलन r, ये इस जगह की लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कितनी जगह पे वैक्यूम है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पूरी थी r, और r में से मैंने t पोर्शन हटा दिया, तो r माइनस t जो पोर्शन है उस जगह पे वैक्यूम है, और बाकी t पोर्शन पे मीडियम है। तो t पोर्शन वाली जो डिस्टेंस है वो तो अपन को ये लेनी है, और बाकी की डिस्टेंस ये लेनी है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी r माइनस टी प्लस टी एप्सिलन r और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 r माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलन r का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अगर कोई मीडियम पार्शियली फिल्ड है और उसके बीच में अपन कूलम्ब्स लॉ से फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि मीडियम की वजह से जो इफेक्टिव लेंथ है वो किस तरह से लेनी है, ठीक है। अपन एक और लेते केस, मान लीजिए यहाँ पे दो चार्जेस पड़े, ठीक है, और इस तरह से अलग अलग बहुत सारे मीडियम भरे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए n मीडियम है, ठीक है, इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2 एंड सो ऑन, इसकी थिकनेस है Tn, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलन R1, इसका एप्सिलन R2 एंड सो ऑन, इसका एप्सिलन Rn। अब इनके बीच में अपन को कूलम्ब फोर्स निकालना है। तो कूलम्ब फोर्स निकालने के लिए इनकी सबकी इफेक्टिव लेंथ लेनी होगी। इसकी इस पोर्शन की वैसे लेंथ कितनी होती है, अगर ये वैक्यूम होता तो इसकी लेंथ कितनी होती T1, लेकिन मीडियम की वजह से ये इफेक्टिव लेंथ लेनी है अपन को इतनी, इस पोर्शन की इफेक्टिव लेंथ लेनी है इतनी, इस पोर्शन की इफेक्टिव लेंथ लेनी है अपन को Tn एप्सिलन Rn। इस तरह से सबकी इफेक्टिव लेंथ ले ली। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इस टाइप से होगा, K Q1 Q2, यहाँ वाली लेंथ लेनी है अपन को T1 रूट एप्सिलन R1 प्लस T2 रूट एप्सिलन R2 एंड सो ऑन Tn रूट एप्सिलन Rn। K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फोर्स जो है इन दोनों के बीच में वो इतना लगेगा। तो समझ गए होंगे कि अलग अलग अगर मीडियम कहीं पे भरे हुए तो उस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस अपन देखते हैं। पहली चीज़ तो कूलम्ब्स लॉ जो है ये जो दोनों चार्जेस है Q1 Q2 डिस्टेंस R दे रखी है, पहले इसकी कंडीशन ये है कि कूलम्ब्स लॉ जब भी अप्लाई करते हैं तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही जो चार्जेस है वो रेस्ट में होने चाहिए, यानी स्थिर अवस्था में होने चाहिए, ये मूविंग नहीं होने चाहिए। अगर ये मूवेबल है तो इसमें अपन कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टैटिक होने चाहिए चार्ज, रेस्ट में होने चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए, तभी अपन अप्लाई करेंगे। तो पहले इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये कूलम्ब्स लॉ जो है सिर्फ चार्ज रेस्ट में होते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो भी चार्जेज है वो कैसे होने चाहिए, तो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी ये कि चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी चार्ज जो है
ऐसे रैंडमली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन ने ये ले लिया कि एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज है, और दूसरा मैंने कोई यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके ऊपर और कोई चार्ज है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और इसके ऊपर टोटल चार्ज q1 है, इसके ऊपर टोटल चार्ज q2 है, इस पे मैं अप्लाई कर लूँ तो वो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना गलत होगा। कूलम्ब्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। ऐसे इस प्रकार से अगर कोई भी बॉडी है जो रैंडमली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस पर अपन अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि इस पर अपन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कूलम्ब्स लॉ जो है वो इसमें अप्लाई करना सही नहीं होता। किस लिए नहीं होता? क्योंकि जैसे अपन बात करें कि इसके ऊपर इसको जैसे मैंने चार्ज किया तो चार्ज इसके ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहाँ से अपन थोड़ा सा एक चार्ज लेते हैं, ये चार्ज, और इसके ऊपर भी कहीं पे कोई चार्ज है वो चार्ज लेते हैं। मान लीजिए कंडक्टर लेते हैं, तो चार्ज इसके सरफेस पे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज, इन दोनों के बीच में अपन कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ज है वो Q1 नहीं है, ये चार्ज dq होगा, क्योंकि Q1 चार्ज सब जगह फैला हुआ है, तो हर पोर्शन में dq चार्ज अपन ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी dq चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अपन फोर्स लेंगे। इसी प्रकार से इस दोनों के बीच में फोर्स लेंगे, इस दोनों के बीच में फोर्स लेंगे, इस दोनों के बीच में लेंगे, यानी इसके साथ इसके बाउंड्री पे जो भी चार्जेस है वो सभी फोर्स लेने होंगे। इसी प्रकार से ये जो चार्ज है इसमें भी सबके साथ फोर्सेस लेने होंगे। तो पूरी बॉडी के ऊपर जो भी चार्जेस है सबके साथ इसके सभी चार्जेस जो है वो लेने होंगे, और इस प्रकार से इन्फिनिटी नंबर ऑफ फोर्सेस हो जाएंगे। उन सब का वेक्टर सम करना होगा, तब जाके इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट फोर्स आएगा। तो वो मेथड जो है काफ़ी टफ होगा, अगर कैलकुलेशन करने बैठ जाओ तो ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि दो अगर इस प्रकार रैंडमली शेप की अगर कोई भी बॉडी है तो उनके ऊपर कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं करना चाहिए या अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस के अलावा दूसरे प्रकार से अगर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, या बॉडी जो है बड़ी बॉडी है, तो उसके ऊपर जो है अपन ये कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। एक और चीज़, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मान लीजिए कि एक स्फेयर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, और एक दूसरा स्फेयर है वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इनके ऊपर कूलम्ब लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है इस तरह से, और ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज डेंसिटी सब जगह सेम है, इसके ऊपर अपन कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जब भी कोई चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अपन ये मानते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और शेप यूनिफॉर्म है, तो इसका पूरा का पूरा जो चार्ज है वो अपन यहाँ पे इसके सेंटर में मान सकते हैं, ठीक है। अब अपन ये जो चार्ज है वो सब इधर बिखरा हुआ जो चार्ज है वो अपन को नहीं लेना, अपन को ये मानना है कि इसका पूरा का पूरा चार्ज जो है इसके सेंटर पे। तो मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज जो है वो पूरे के ऊपर बिखरा हुआ है, तो अपन ये मानेंगे कि ये जो Q1 चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे, और इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि यहाँ कोई स्फेयर है, लेकिन चार्ज कहाँ मानेंगे? सेंटर में। हालांकि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन ऐसा मान सकते हैं। इसी प्रकार ये जो है इसके ऊपर मान लीजिए Q2 चार्ज है, तो अपन चार्ज इसका पूरा कहाँ मानेंगे? इसके सेंटर पे मानेंगे। और फिर ये सेंटर पे चार्ज मानने के बाद में ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेनी है। तो एक ये इस तरह से हो गया कि ये पॉइंट चार्जेस जैसा हो गया। अब पॉइंट चार्जेस जैसा हो गया तो अब इस पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई यूनिफॉर्मली स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, तो उसका जो टोटल चार्ज है वो उसके सेंटर पे माना जा सकता है, और सेंटर पे मानने के बाद में अपन कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है, ये जो कूलम्ब्स लॉ होता है, पहली चीज़ तो बताई मैंने, रेस्ट में ही अप्लाई होता है, पॉइंट चार्ज पे ही अप्लाई होता है। अब इसकी रेंज की बारी आती है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो दोनों चार्जेस
के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस जो है इस रेंज से कम है तो अपन कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी अपन किसी एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर इस प्रकार से जो इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कहते हैं कि अपन बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होने चाहिए और दूर भागने चाहिए, बल्कि वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस जो न्यूक्लियस होती है इसकी साइज जो होती है वो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो इससे कम साइज़ के अंदर इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कूलम्ब फोर्स नहीं लगेगा। कूलम्ब फोर्स तभी लगता है जब ये वाली जो डिस्टेंस है वो इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, यानी r जो है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर r इससे ज़्यादा है तो ही अपन कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसकी जो मिनिमम तो होती है ये, मैक्सिमम ज़्यादातर अपन 100 मीटर के ऑर्डर के लेते हैं, लेकिन वैसे कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो होती है इसकी रेंज होती है, ठीक है। एक और चीज़ देखें इसमें, तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर कूलम्ब फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। यानी ये जो होता है कूलम्ब फोर्स होता है, ये पाथ पे इसके अंदर जो भी एरिया फील्ड बनता है उस फील्ड के अंदर जो भी अपन वर्क करेंगे वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। यानी जैसे ये कोई चार्ज है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर कोई कूलम्ब फोर्स लगेगा और कूलम्ब फोर्स लगेगा, उस कूलम्ब फोर्स के अंडर अपन कोई वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इस जगह पे एक कोई चार्ज है, उसको इस जगह पे ले जाते हैं अपन, ठीक है, Q1 को इस जगह से इस जगह ले जाते हैं, तो ऐसे ले जाओ या फिर ऐसे ले जाओ या फिर इस तरह से ले जाओ, ऐसे ले जाओ, किसी भी प्रकार से ले जाओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हर कंडीशन में जो है वर्क सेम लगेगा। तो ये भी कूलम्ब्स लॉ के अंदर याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो के अंदर जो फोर्स लग रहा है, यानी कूलम्ब फोर्स जो लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी ये पार्ट डिपेंडेंट नहीं होते। इनमें अगर कोई भी वर्क करेंगे तो वो पार्ट डिपेंडेंट वर्क नहीं होता। ओके, थैंक यू लेक्चर देखने के लिए।